जोहार दोस्तों, न्यूज बॉक्स भारत और जीटी रोड लाइव में आप सभी का स्वागत है। बड़ा आप चौंके होंगे कि जीटी रोड लाइव आप क्यों कहें। न्यूज बॉक्स भारत के आसिफ नईम आपके जो सामने हैं, तो मैं बता दूं सबसे पहले कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। काफी अनुभवी पत्रकार हैं, बड़े बड़े अखबारों में अपने कलम से अच्छे अच्छे को छक्का छुड़ा चुके हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इनके साथ काम भी किया हूं। तो आज से न्यूज बॉक्स भारत कोशिश करेगा कि जनता के बीच में, हम अपने पाठकों के बीच में एक मौजू पे यानी एक किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज चलिए सबसे पहले सैयद शहरोज जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम मेरे जैसे छोटे नाचीज के साथ आज डिस्कशन कर रहे हैं और हम जो डिस्कशन करेंगे वो सीधा सीधी राजनीति के मौजू पे आज बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि 2 स्टेट में चुनाव हुए, झारखंड और महाराष्ट्र में, और दोनों जगह जनता ने जबरदस्त मैंडेट दिया है। एक स्टेट में बीजेपी गठबंधन यानी महाराष्ट्र में और दूसरा झारखंड में इंडिया गठबंधन। एक स्टेट की सरकार यानी कहा जा सकता है कि जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो शपथ भी ले चुके हैं। 28 नवंबर को उन्होंने शपथ लिया और आज तारीख है 2 दिसंबर। वहीं बड़ा किचपिच चल रहा है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में क्या होगा। वहां चूंकि सीएम को लेके अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, लेकिन देश की जो नजर है, जो देश की मीडिया की नजर है, हालांकि बड़ी स्टेट है महाराष्ट्र, वहां होना चाहिए, लेकिन केंद्रित झारखंड को किए हैं। तो चलिए भाई, जब नेशनल मुद्दा है तो हम भी अपने स्टेट के हैं, झारखंड के, तो हम भी बात करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि आज शहरोज जी ये बताएं कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में गठन हो चुकी है और जबरदस्त मैंडेट जनता ने इन्हें दिया है। 28 नवंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। आखिर क्या वजह है जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? जनता के बीच में बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। जनता चाहती है कि इस मामला को क्लियर करे और सरपट हेमंत सोरेन की जो मंत्रिमंडल है वो चलने लगे, क्योंकि 9 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। इसमें 2-3 जवाब है जो छुपा हुआ। आपने जो बातचीत की आसिफ भाई, पहला आपने बताया कि देखिए सारा फोकस जो है महाराष्ट्र पर केंद्रित है, नेशनल मीडिया का और दूसरी बात आपने बताई कि 9 दिसंबर से सत्र शुरू होना है जी। इसका बिटवीन द लाइन यही है कि 9 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। और पहला आपने कहा कि फोकस जो है महाराष्ट्र पर, यहां क्यों नहीं? यही जो राष्ट्रीय मीडिया कही जाती है, जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं जी, उनका यही खेल है, यही खेल वो करना चाहती है। और ये खेल जो है चुनाव के दौरान भी बहुत करने की कोशिश की गई। आप देखिए अभी 2 दिन भारतीय जनता पार्टी की यहां पर बैठकें चली, मैराथन बैठक कोई कहा जाता है जी। कहा जाता है कि बड़े चाणक्य साहब का आदेश था कि वे सभी को मौजूद रहना है, लेकिन नए नवेले जो भाजपाई बने थे, चंपई सोरेन नदारद रहे, सीता सोरेन नदारद रही, सब रुआसा रहे। और सारे लोग क्यों हारे हैं इस पर मंथन होना था, लेकिन बार बार अपने जो मुद्दा लेकर उड़े थे, वो जिसने उनको चारों खाने चित कर दिया, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, चारों खाने चित, वो नहीं चल पाया। संथाल में भी नहीं चल पाए। आप तो लगातार संथाल में रहे, आपने पाकुड़ में लगातार रिपोर्टिंग की है, आप हमसे बेहतर आप समझ रहे होंगे कि कितना इनका मुद्दा वहां चल पाए, नहीं चल पाए। लेकिन मीडिया में तो ऐसा हुआ हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये मीडिया का खेल है, तो हम लोग को उस खेल से में नहीं फंसना है, हम लोग को अलग बातें करनी जी। कारण तो है कि यहां क्यों मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा। देखिए, जिसकी अगुवाई कर रहे थे कल्पना सोरेन, और स्टार लीडर पैदा हो गई, अचानक से परिस्थितियों ने पैदा कर दिया कल्पना सोरेन जी। तो इन लोग की जानिब से, इन लोग की ओर से किसी तरह की लेट लतीफी लापरवाही नहीं बरती जा रही जी। लापरवाही जो बरती जा रही है, जैसा चुनाव के दौरान बरती गई थी कांग्रेस की ओर से जी, यहां भी अड़ंगा जो है, अवरोधक जो है, स्पीड ब्रेकर जो है, आप बाइक चलाते हुए स्पीड ब्रेकर मिलता है जी, जी, जी। स्पीड ब्रेकर जो है यहां भी कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस
चुनाव भी आप देखना, पूरे नैया को पार कराया हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। बिल्कुल। कांग्रेस के कोई भी नेशनल लीडर उस तरह प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखे। खड़गे साहब भी आए एक आध जगह, 4 जगह ये राहुल गांधी भी आए, लेकिन नेशनल मुद्दे को उठाते रहे। चुनाव क्या होता है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और कभी कभी विधानसभा वार के भी मुद्दे अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि पाकुड़ का अलग मुद्दा हो, समस्याएं अलग हो जी, और हो सकता है कि भाई रांची की समस्याएं अलग हो जी, बेरमो की समस्याएं अलग हो। अब बेरमो में आप भाषण देने जा रहे हैं, वहां का मुद्दा है, वहां के जितने कल कारखाने थे कांग्रेस ने उसको पैदा किया था, लोगों को रोजगार मिलता था 1 लाख 1.5 लाख। मोदी सरकार के दौर में रोजगार घट के रह गए, उसको आप छेड़ सकते थे, उठा सकते थे, लेकिन वो बात आपने नहीं की। और यहाँ का जो स्थानीय जो इकाई है, नए नए बनाए गए थे केशव महतो, इसलिए बनाए गए थे कि कुर्मी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे, लेकिन ये भी टाइट है फिर, ये भी कारतूस जो है फीका साबित हो गया, कुछ नहीं कर सकता जी। और अब देखिए सपना, ये देखिए उसके कारण से हम लोग को और कई लोगों को लग रहा था कि 16 सीढ़ी बचा पाएंगे कि नहीं 8-10 पर रहेंगे जी। लेकिन खैर नैया पार करा दी। कल्पना सोरेन भी लास्ट तक कांग्रेसी प्रत्याशियों की प्रचार करती थी, मेहनत की और जीत के आए। जीता किसी और के कारण। अब कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो हम बनेंगे, गजब हो गया, हद होगी। डिप्टी सीएम आप कैसे बन जाइएगा भाई? तो उसी कारण से मंत्री देरी हो रही है और आपको तो सूचना लगातार रहती है, आप शहरों में घूमते रहते हैं, पॉलिटिकल गलियारे में आपका चहलकदमी होती है। आप जान ही रहे कि लोग जो है कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं, कई ऐसे विधायक, कई उसमें महिला मंत्री भी जो पिछली बार मंत्री भी रही है, मौका भी मिल चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री नहीं बने, कई सीनियर भी उसमें से हैं, जैसे रामेश्वर उरांव जैसे लोग, कई लोग हैं। तो इस पर जो आरोप लग रहा है, मीर साहब पे आरोप लग रहा है जी। यह हमेशा कांग्रेस में आरोप लगता है, जो प्रभारी आता है वो लाइजनिंग करने लगता है, लाइजनिंग करने लगता है, लाइजनर बन जाता है। ये एक कमी है। और कांग्रेस परिवार के साथ, कांग्रेस परिवार यानी कि इंदिरा गांधी परिवार, उनके साथ दिक्कत यह है कि संस्कारवान परिवार है, वो जो पुराने लोगों को धोते रहता है, बड़ा मुश्किल से उनको बोलता है कि भैया आप टाटा बाय बाय, उनको कर नहीं पाता है, तो वो झेल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी खुलकर किसी को बोल नहीं पाते हैं। तो मुख्य कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की लेटलतीफी है। जिस दिन कांग्रेस फैसला कर लेगा, देखिए आप बता रहे हैं ना 28 तारीख को जो शपथ लिया जी, उसी दिन बात थी, मीर साहब ने कहा था कि 10 बजे तक हम आपको लिस्ट दे देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम शपथ ग्रहण के बाद आपको लिस्ट दे देंगे। अब तक देखिए 1 हफ्ता होने जा रहा है, लिस्ट नहीं मिल रही है, लेकिन सत्र से पहले तो हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन मंत्री बनते हैं। लेकिन शाहरुख जी, हमें जो सूचना मिली है कि आज दिल्ली में बैठक भी चल रही इसको लेके जी, और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के केशव महतो कमलेश, और जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर जी, और पता नहीं है, ये कंफर्म हम नहीं है कि नेशनल में कौन कौन लीडर बैठे, लेकिन मंथन हो रहा है। हमें एक बात समझना है, हम चाहते हैं और हम जनता को भी ये समझाना चाहते हैं जी कि राहुल गांधी की जो सोच अभी देश में चल रही है जी, उसको जमीनी स्तर पे वहां के स्टेट के कांग्रेस के नेता क्यों नहीं उतार सकते हैं? आखिर क्या वजह? या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को भी कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित करके रखते हैं? क्योंकि झारखंड में आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इस पॉइंट को पकड़ा हूं कि मैं जब संथाल में दौरा कर रहा था, कई इलाकों में मैंने दौरा किया, तो कहा जा सकता है कि ये चुनाव हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का लहर था। यहां ईटा बालू भी खड़ा होता तो हो सकता है जीत जाता। जो एक दौर चलता था इंदिरा गांधी का कि कोई भी उस सिंबल से अगर खड़ा होता था तो वो चुनाव जीत जाता था। तो ये जो 2024 का भी मैंने चुनाव देखा, एक जबरदस्त लहर था हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का। जब कल्पना सोरेन, हम पाकुड़ में थे मौजूद, और जब वो आई थी तो लोगों में एक गजब सा उत्साह देखा गया था, ग्राउंड छूटा पड़ गया था। तो कांग्रेस का ये जो पेच ही कहा जा सकता है, ये हेमंत के लिए परेशानी का सबब आगे नहीं बन सकता है। इस तरह का अगर हरकत करेंगे कांग्रेस के जो टीम है, अब जब सरकार की गठन हो जाएगी तो जनता तो चाहेगा ना कि हम आपको फुल मैंडेट दिए हैं, तो स्मूथली काम अब शुरू है। जनता को एक बहुत उम्मीद है इस सरकार से, और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी चाहते हैं कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो ये कैसे खरा उतर पाएंगे? जो शुरुआती में ये आपने बताया कि स्पीड ब्रेकर वाला काम हो रहा है, तो कैसे इसका समाधान निकलेगा? देखिए पूरे देश में आजकल जो राजनीति है नहीं भाई जी, वो
व्यक्ति केंद्रित हो गई है। व्यक्ति केंद्रित। पहले कहा जाता था कि भाई भाजपा की सरकार केंद्र में, जब मोदी जी आए तब से ये चलन शुरू हुआ कि मोदी सरकार। मोदी सरकार। बिहार में चलन शुरू हुआ नीतीश सरकार। तब झारखंड में है कि हेमंत सरकार। हेमंत सरकार। और इस बार के चुनाव के बाद जब शपथ ग्रहण किया तो अकेले करने का एक ही कारण नहीं था कि लिस्ट नहीं मिल पाई और मंत्रियों की, है कि नहीं। एक ये भी कारण था उसके पीछे, नहीं भाई, वो ये था कि हेमंत सोरेन दिखाना चाहते थे कि नायक तो मैं हूं, बिल्कुल हीरो तो मैं हूं जी, और मेरे कारण से आपकी नैया साहब पार हुई। और वो अपने गठबंधन को भी बताना चाहते थे, गठबंधन को ये भी संदेश देना चाहते थे कि अगर मैं चाहता तो मैं 41 के 41 सीट ला सकता था मैं जी, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, आपका मान रखा, सम्मान रखा, इसलिए आप हमारे साथ हैं। और अगर आप हट भी जाइएगा तो हमको बस 34 या 36 सीट लाए हैं ना हेमंत जी, 34 लाए हैं, 7 की जरूरत है, 7 विधायकों की, 4 तो आरजेडी के पास है, ठीक है ना, 2 है माले के जी, एक आपका जयराम जी भी हैं, वो तो भी आ जाएंगे, शपथ ग्रहण में मैसेज दे चुके, यानी 41 का कोटा इसके पास ऑलरेडी है, बहुत सारा आप नहीं भी आप रहेंगे जी, ये पूरा खुल्लम संदेश दे दिया बिल्कुल हेमंत सोरेन ने, कोई चिंता नहीं है। और अगली बार जो होगा 2029 में आप देखिएगा कि जेएमएम जो है अकेले चुनाव लड़ेगा, अकेले चुनाव लड़ सकता है। उनको बैसाखी की, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि झारखंड में एक चीज और बता दूं, हो सकता है कि व्यूअर्स वीडियो हम लोग का थोड़ा लंबा हो जी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बात अगर समझनी है तो बात सुननी पड़ेगी। तो बात यह है कि देखिए 3 स्टेट है यहाँ पर आसपास, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये, और तीनों में आदिवासी हैं, लेकिन और दो जो स्टेट है आदिवासी अस्मिता तो है वहां, लेकिन वहां आदिवासी अस्मिता उसके स्टेट से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन झारखंड में जो झारखंडियत है उसकी अस्मिता है, हाँ, और आदिवासी अस्मिता दोनों मिली हुई है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल परस्पर है, एकजुट है दो। तो यहाँ झारखंडियत की अस्मिता जो है उसका सवाल था इस चुनाव में, बिल्कुल। और जनता समझ चुकी है कि जितनी भी सो कॉल्ड नेशनल पार्टियां हैं वो झारखंडी अस्मिता का मान भाव नहीं रखती हैं, बिल्कुल। चाहे भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित क्यों हो गई, क्या झारखंडी अस्मिता की बात नहीं कर खोखली बातें आप कर रहे थे, बिल्कुल। और यहाँ बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव रहा, मिलजुल कर रहने वाली तहजीब संस्कृति रही है, यहाँ वो सब नहीं चलेगा जी, और कांग्रेस भी कभी नहीं समझ पाई जी, इसलिए यहाँ जेएमएम हमेशा उस मुद्दा को पकड़ चुका है ग्राउंड जी, और आप लोग समझ चुके हैं। तो ये कारण है, तो अगर कांग्रेस नहीं भी रहे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए, ये तो जनता को आप बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाएं। अब एक और सवाल उठता है जी कि कांग्रेस में मंत्री बनने की सभी को होड़ है जी, जो इससे पिछली सरकार में जो 2014 में थे जी, जैसे एक मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव हार गए, अब वो तो मामला खत्म हो गया। अब एक मामला आता है दीपिका पांडे, एक है इरफान अंसारी, और तीसरे हैं सीनियर मोस्ट रामेश्वर उरांव। उसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो सेकंड टर्म भी चुनाव जीते हैं। और मैं एक आपको बात बताता हूं कि पाकुड़ की मैं बात करूंगा थोड़ा सा, कि पाकुड़ का जो चुनाव हुआ वो बहुत ही जबरदस्त चुनाव इस बार देखने को मिला, कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जेल भेजा गया और उनके जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, तो पूरे झारखंड में रिकॉर्ड मतों से उनकी पत्नी निशात आलम ने चुनाव जीता, और झारखंड में एक और उन्होंने इतिहास लिखा कि पहली मुस्लिम विधायक बनने का गौरव हासिल किया। बिल्कुल। तो जनता ने यह बता दिया कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि जनता से चालाक कोई हो ही नहीं सकता है, और वोट के टाइम आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप पैसा से वोट नहीं खरीद सकते। जनता देखती है कि मेरा हमदर्द कौन है, मेरे पीछे कौन रहा है, विकास कौन किया। विकास पुरुष भी कहा गया वहां पाकुड़ में, मेरी कई वीडियो में जो जनता सीधे बात की। तो अब ये हम समझना चाहते हैं शहरोज जी कि क्या जैसे निशात आलम ने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया और जो जनता ने मैंडेट दिया उनको, क्या निशात आलम का भी कोई समीकरण बनता है मंत्रिमंडल में आने का? कांग्रेस क्या इसे ग्रीन सिग्नल दे सकती है?
देखिए, पहला सवाल आपका जो बिटवीन द लाइन था कि कांग्रेस में कौन कौन मंत्री बन सकता है, क्या पुराने लोग पर भरोसा जताया जाएगा या नए लोग को मौका दिया जाएगा, और नए लोगों में क्या निशात आलम उनका भी है, नाम है क्या? देखिए, पुराने लोग में कई अनुभवी लोग हैं, जैसे कि रामेश्वर उरांव, ठीक है, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उसके बाद लंबे समय तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रशासनिक अनुभव भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, ठीक ठाक है, और वित्त मंत्रालय संभाला है, कहा जाता है कि वित्त पर उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन भी नहीं चाहते हैं। और 2-3 और वजह आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन इस बार चाहते हैं कि हमारा जो मंत्रिमंडल हो उसमें जातीय समीकरण साध लिया जाए, और जो 5 प्रमंडल है उसका भी समीकरण साध लिया जाए इस प्रयास में जी। और वो ये नहीं किसी जेएमएम साधे, उनके पास तो भाई सीएम के अलावा 5 मंत्री हैं जी, बकिया जो और है 4 है, एक आरजेडी है, अब माले तो है ही नहीं कहीं, हाँ, वो नहीं करेगा, हाँ नहीं, मालिक को निमंत्रण नहीं मिला। दीपंकर जी से बात हुई हमारी भी, उनका कहना है कि हमको कोई किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, ना कांग्रेस की तरफ से ना जेएमएम की तरफ से, अगर देता भी तो हम लोग शामिल नहीं होते। हालांकि उनकी चूक है, इसी कारण से पहली बार देश में एक वामपंथी पीएम बन सकता था, ज्योति बसु, उस समय वामपंथी पार्टियां तैयार नहीं हुई, बाद में उन्हें मलाल हुआ कि हम सरकार में शामिल होते तो देश की तस्वीर कुछ और ज्योति बसु पीएम होते तो, लेकिन खैर अब इनकी अपनी समझ है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि वो सभी को मिलाकर पूरी गठबंधन सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो साध लिया जाए जातीय समीकरण। तो अब जातीय समीकरण की बात है, यहाँ अगर आदिवासी समाज से आते हैं रामेश्वर उरांव, तो एक नई नवीली विधायक जो दूसरी बार जीत कर आई, बंधु तिर्की की लाडली बिटिया है, हारते हारते चुनाव जीती है मांडव से, रांची के पास मांडव विधानसभा है, उसकी भी एक लंबी कहानी कि कैसे वो हारते हारते जीत गई या जीतते जीतते खैर सन्नी टप्पो जो है हार गए, वहां के भाजपा उम्मीदवार थे। तो वो नई नवेली है, ठीक है, पढ़ी लिखी है ना, फॉरेन रिटर्न है, लेकिन अनुभव की कमी है उनके पास। तो वहां मुझे लगता है कि शिल्पा नेहा शिल्पी तिर्को को किसी और निगम बोर्ड वगैरह में एडजस्ट किया जाए। हमारी जो समझ कहती है और जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिलती है वो ये कि रामेश्वर उरांव तो पक्के हैं, और दीपिका सिंह पांडे भी। तो दीपिका सिंह पांडे, इरफान अंसारी मंत्री तो बने, अभी बने ना, जुमा 8 रोज हुआ, हाँ, उनको काम दिखाने का मौका ही नहीं मिला प्रदर्शन, फिर भी इतने कम समय में दीपिका सिंह पांडे ने काम वाम दिखाया है। और एक महिला है, सवर्ण समाज से आती है, अब पोलाइट है, एक अनूप सिंह का भी नाम, अनूप सिंह पोलाइट नहीं है जी, बिल्कुल है ना, उनके अंदर ना पोलाइटनेस है ना अनुशासन है, जो दीपिका सिंह पांडे में महिला चेहरा है, वोकल है ना, राहुल गांधी के करीबी हैं, सभ्य हैं, शिष्ट हैं, ये सब है। तो ये दीपिका सिंह पांडे को मैं कंफर्म समझता हूं, इरफान अंसारी को कंफर्म समझता हूं, क्योंकि देखिए अगर प्रदीप यादव और ये दोनों एक ही प्रमंडल से आते हैं ना, सब संथाल के, अब दोनों को तो एक साथ रखा नहीं जाता नहीं, तो प्रदीप यादव को भी हो सकता है संगठन में कांग्रेस ले, कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे। ये अब निशात आलम की आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई पहली बार झारखंड में कोई मुस्लिम महिला विधायक बनकर सदन पहुंच रही है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, आपने सही कहा कि जनता ने तो जिता दिया, लेकिन बकिया जो जनता उसके पीछे जो नरेशन, जो एक सेट है नैरेटिव, वो ये है कि भाई भ्रष्टाचार के ही आरोप में है ना, अभी कोर्ट ने तो उनको निर्दोष साबित नहीं किया है ना। जी बिल्कुल। तो हेमंत सोरेन भी नहीं चाहेंगे, राहुल गांधी भी नहीं चाहेंगे, कहते हैं ना कदम फूक फूक कर रख रहे हैं कि नेशनल मीडिया जैसा तमाशा करती है। तो नहीं, यहाँ पे सर हम एक सवाल लेकिन करना चाहेंगे जी कि आप ने कहा निशात आलम, कांग्रेस भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, हाँ, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर तो भ्रष्टाचार वाला मामला होता तो वो एक अलग मौजू होता, तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, यानी कांग्रेस भी ये जान रहा है हाँ, कि पाकुड़ का क्षेत्र यानी वो संथाली क्षेत्र कांग्रेस का किला है, गढ़ है, और उसमें आलमगीर आलम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता कहे जाते हैं। झारखंड जो सबसे खराब दौर में कांग्रेस गुजर रहा था, तो आलमगीर आलम ने इस कांग्रेस को संभाला झारखंड में। आज कहा जा सकता है कि उनके बलबूते कांग्रेस खड़ी है यहाँ, बिल्कुल, बहुत कुर्बानी है उनका, उसमें तो बात नहीं है। आपको भी सर मालूम है
कि कैसे वो भी जेल गए, हेमंत सोरेन भी जेल गए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। और सुप्रीम कोर्ट में कई, अभी तो वो मामला ही चला हुआ है ना कि हम नहीं सकेंगे तो ईडी सीबीआई लगा के पकड़ के अंदर कर देंगे। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हेमंत सोरेन को देखिए जमानत मिली ना। हाँ मिली। और जमानत में कोर्ट ने, अदालत ने तर्क भी दिए कि कोई सबूत आप पेश नहीं कर नहीं कर अभी तक। देखिए टिकट मिलना अलग सी बात है जी, क्योंकि एक संख्या का सवाल होता है। एक जीतवाना जरूरी था ना कि तो उनकी संख्या कम हो जाती। उन्हें पता था कि पाकुड़ से कोई जीत सकता है तो आलमगीर आलम का परिवार ही जीत सकता है, बिल्कुल, ये और कोई जीत नहीं सकता है। नहीं, तो इस कारण से मैं कह रहा हूं कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर इरफान अंसारी को ड्रॉप करना होगा। लेकिन आप दो अल्पसंख्यक नहीं रख सकते, नहीं एक ही। लेकिन आपने सर एक बोला कि हेमंत सोरेन जी 5 परमंडल को वॉच कर रहे हैं। हाँ। तो अब परमंडल वाइज अगर हम जाते हैं तो संथाल में अगर दीपिका पांडे को जैसे आपने कहा कि कंफर्म, तो वही संथाल से फिर इरफान अंसारी भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब लेकिन वो है, अब दोनों कांग्रेस के हो जाते हैं, दोनों कांग्रेस के। और कांग्रेस भी यही चाह रहा है, जो मेरी भी जानकारी है। कल मैंने कई नेताओं से झारखंड रांची कांग्रेस ऑफिस में बात किया, तो उन लोगों ने यही बताया कि 5 परमंडल पर कांग्रेस फोकस कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि हर कास्ट के लोग को मिले, ताकि जो आगे का चुनाव हो बहुत आसानी से लड़ सके। बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना जातीय समीकरण। बिल्कुल। तो फिर कैसे कांग्रेस, अगर अब प्रदीप यादव का तो फिर जैसे आपने बात किया तो वो भी संथाल से हो जाते हैं, तो 3-4 को तो संथाल से नहीं बना सकता है, या तो एक को बनाएगा या बहुत ज्यादा 2 को बनाएगा। लेकिन मेरी जो समझ है, आपके सामने मेरी समझ बिल्कुल कम है, लेकिन मैं उस मुताबिक बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि संथाल से एक ही मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि फिर कोल्हान भी आपका आ जाता है, उत्तरी छोटा नागपुर भी, सारे तरफ का समीकरण देखना। खैर ये तो 1-2 रोज में क्लियर हो जाएगा। माइनॉरिटी के लिए बता रहा हूं ना। हाँ। अगर मान लीजिए निशात, तो माइनॉरिटी में निशात आलम को क्यों नहीं टिकट मंत्री बनाया जा सकता? निशात आलम भी अगर शामिल होती हैं तब भी तो 2 तो होंगे ना संथाल से, दीपिका मिलाकर। हाँ, चाहे इरफान हो चाहे निशात हो। ये तो मजबूरी। लेकिन आपका कहना है कि इरफान जी रेस में आगे। हाँ, उसकी वजह है कि देखिए इनको मौका तो मिला, और सीनियर भी थे, इसलिए टाइम विधायक काम करने का मौका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, आलमगीर आलम की पत्नी है, लेकिन उनको अनुभव नहीं है ना। आप तो सर जान रहे कि चुनाव आलमगीर आलम के नाम से जीता गया है। बिल्कुल। अच्छे, और निशात आलम का भी मन नहीं है। हमारे मन तो है सर, अच्छे मन है। तो कई पत्रकार मित्रों ने बताया कि उनके खेमा में, मैं रांची में जब से, अभी चूंकि लोग रेगुलर रांची में रह रही हैं, हाँ। जो सेक्टर में आवास है, वहां जो जमावड़ा होता है, जो उनके लोग हैं, उनके करीबी हैं, सब चाहते हैं कि मंत्री हो, तो चाहते हैं। जमावड़ा वहां लग रहे, जो आलमगीर आलम के दौरान लगता था वो भी अब लगने लगा है। वो तो चाहने वाले तो चाहते ही हैं, लेकिन कांग्रेस कभी कभी चौंकाता भी है ना। हाँ, होता है चौंकाता। कांग्रेस नहीं चौंका। देखिए, चौंकाने के मामले में तो एक नीतीश कुमार एक्सपर्ट है, मोदी जी एक्सपर्ट है। और चौंकाने के मामले में आज अगर राजनीति में मानेंगे तो कोई नहीं चौंकाता है। नीतीश कब कहां करवट ले लेंगे, कब कौन सा निर्णय ले लेंगे, अब मोदी जी किस खट्टर को मुख्यमंत्री कहीं बनवा देंगे, वो मोदी जी जानते हैं, कोई नहीं जानता है। कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस एक ट्रेडिशनल अंदाज में पार्टी चलती है और ज्यादातर निर्भर करती है, कांग्रेस का हाईकमान निर्भर करता है जो उसके प्रभारी करते हैं। और प्रभारी आजकल लाइजनर हैं। अब देखिए अब क्या होता है, कई तरह के खेल हैं, बहुत से साथियों हम लोग वीडियो पर कह भी नहीं सकते, कई तरह के खेल इसमें होते हैं। बिल्कुल। तो अब कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आलमगीर आलम साहब अंदर हैं, वो बाहर नहीं। वो बाहर होते तो बात ही लगती। वो तो बिल्कुल, वो बाहर रहते तो वही मंत्री होते, सबसे सीनियर मंत्री थे। नेक्स्ट टू सीएम वही हुआ करते थे, और हेमंत जी के करीबी भी बहुत। नेक्स्ट टू सीएम कह जाते थे भाई। बिल्कुल, पाकुड़ में बोला भी जाता है। हेमंत सोरेन के बाद उन्हीं का नंबर आता था जी। सिर्फ खाली ये था कि पट्टी नहीं लगी थी डिप्टी सीएम की, नहीं तो जो पूरा प्रभार जो है वो संभाला करता। उनकी बात अलग, बड़े अनुभवी, बड़े पक्के पुट्ठे, हम लोग जो आम लफ्जों में। और हेमंत जी जब जेल में तो पूरे झारखंड को यही देख रहे थे। तो कहने की बात नहीं, आलमगीर साहब होते तो बात अलग ही है। अब वो साजिश के तहत वो अंदर गए हैं, फंसाए गए, तो राजनीति में होता रहता है। और इधर लगातार इधर के दशक में 10 वर्षों में ये सब सारा खेल जो है दुनिया देख रही है जी। नहीं भाई, बताएं आप। तो चलिए, आज हमें बहुत अच्छा अनुभव लगा, उम्मीद है कि पाठकों को जरूर ये डिस्कशन पसंद आएगा। इसी तरह के मौजू पे हम कोशिश करेंगे, शहरोज जी को, चूंकि इनके पास भी समय कम रहता है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बीच बीच में आप इनकी आवाज, इनके अनुभव को हम शेयर करें। और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया
कि मंत्रिमंडल में सिर्फ कांग्रेस के देरी के कारण यहां मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। अगर कांग्रेस पहले ही क्लियर कर देता तो अभी तक सरपट गाड़ियां दौड़ते रहती मंत्रियों की, और कांग्रेस के भी लिस्ट फाइनल हो जाता। और ये जो 16 विधायक जो जीत के आए हैं, जो जिनके मन में कहा जा सकता है कि मैं बनूंगा, वो अब तक विराम लग जाता। एक नया नाम नहीं बजा सकता है जी। बन्ना गुप्ता नहीं है ना जी, उनकी जगह पर एक नया नाम, अब देखिए कौन नाम होगा वो। अनूप का भी नाम आया है। हाँ। वो भी चूंकि सीनियर हो गए हैं। कौन नाम हो सकता है? स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य किसको दिया जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय में तो ये खबरें उड़ती हुई आ रही है। हम चूंकि हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, कह सकते हैं जो बाजारों में चर्चा है, गर्म है बाजार, कि इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मिल सकता है क्योंकि वो डॉक्टर है। ये है, लेकिन अभी तो कंफर्म ही नहीं हुआ कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं, लेकिन बाजार में चर्चा है। अब देखिए कांग्रेस, हमें नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा देरी करेगी। नहीं, अब मंत्री, हाँ, 1 से 2 रोज के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस भी अपने मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दे, और जब घोषणा होगा तो फिर क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो फाइनल है कि कांग्रेस को अब ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन के नाम पे जनता ने जो वोट दिया है सारे दलों को, इंडिया गठबंधन को, जल्दी से जल्दी सरकार का जो खाका है, पूरा फोरम है, उसको पूरा कर ले। क्योंकि विभाग का बंटवारा नहीं होने से काम भी नहीं होते हैं। इन 7 दिनों, 8 दिनों, 10 दिनों में बहुत सारे काम हो जाते विभागों का, अगर बंटवारा हो जाता मंत्री का। तो हम लोग भी चाहेंगे, न्यूज बॉक्स भारत और जीटी रोड लाइव भी, कि कांग्रेस जल्दी डिसीजन ले और हेमंत सोरेन को अपना लिस्ट को सौंपे, ताकि फिर मंत्री फाइनल होकर सारे विभागों का बंटवारा हो जाए। क्योंकि आरजेडी से 1 मिलना है, 4 मोटा मोटी मान के चले कि कांग्रेस से, और 6 आपका जेएमएम से। तो चलिए, शुक्रिया, और सैयद शहरोज कमर जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जोहार, नमस्कार।